हेलो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टॉपिक ऊपर देख लिया होगा, रीट लेवल 1 2021 के जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। देखिए दोस्तों 14-15 क्वेश्चंस ऐसे हैं अभी लेवल 1 के अंदर जो बच्चों के मन में डाउटफुली बने हुए हैं। उसके सही आंसर क्या हो सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों इसमें दो जो ऑप्शन है वो डाउटफुली बने हुए हैं। एक है रचनात्मक मूल्यांकन और इसमें तीसरा ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन। जो डाउटफुली ऑप्शन है केवल हम उसके बारे में ही इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बहुत सारे जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो इसमें रचनात्मक मूल्यांकन बता रहे हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी योगात्मक मूल्यांकन भी मान रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, इस आंसर को जानने से पूर्व हम दोनों टर्म को अच्छी तरह से देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है आखिर। रचनात्मक मूल्यांकन जिसे दोस्तों एफए कहते हैं हम, फॉर्मेटिव असिस्टमेंट, और दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन जिसे हम बोलते हैं सबमेटिव असिस्टमेंट। योगात्मक मूल्यांकन के अंदर दोस्तों एक लंबी अवधि का यह मूल्यांकन होता है और जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो एक छोटी अवधि का मूल्यांकन होता है। जैसे विद्यालय के अंदर जो बच्चों के अंदर टीचर सुधार करना चाहते हैं जो छोटी छोटी अवधियों के अंदर, तो वो एक तरह से दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसे हम सुधारात्मक मूल्यांकन भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ होता है दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन, जैसा इसका नाम से स्पष्ट है कि इसमें योग होता है। जैसे आपने अपने एग्जाम के अंदर जैसे मान लीजिए आपने 10th पास की होगी तो 10th के अंदर आपको रिपोर्ट कार्ड बोर्ड की तरफ से आया हुआ होगा, तो उसमें आपके हाफ ईयरली के नंबर जुड़े हुए हैं। मेन एग्जाम जो ईयरली एग्जाम हुआ था लास्ट में बोर्ड का एग्जाम, उसके नंबर आपके जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो नंबर है टोटल उसका योग है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अर्थात आप समझ सकते हो जो आपको रिपोर्ट कार्ड मिला है 10th का वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। वो आपको एक दूसरी कक्षा में प्रवेश के लिए आपके लिए काम में आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी कक्षा में क्रमोन्नति के लिए और एक लंबी अवधि के लिए जो हमारे काम में जो मूल्यांकन आता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर पूछा है मिड टर्म एग्जाम। मिड टर्म का मतलब है हाफ ईयरली एग्जाम, और हाफ ईयरली के नंबर दोस्तों आपके रिपोर्ट कार्ड में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है योगात्मक मूल्यांकन। हालांकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रचनात्मक मूल्यांकन किया है वो अभी भी रचनात्मक मूल्यांकन ही बोल रहे हैं, और जो इसका सही आंसर है वो फाइनल की आंसर की आ जाएगी। जब फाइनल आंसर की तब आपको पता लग जाएगा और भी। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है जो डाउटफुल है, दूसरा वाला यह है दोस्तों, कौन सा रोग वंशानुगत है। सबसे पहले वंशानुगत का मतलब क्या होता है। वंशानुगत का मतलब होता है दोस्तों, वंशानुगत का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं पहले। वंशानुगत का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारे दादा दादी माता पिता से ऐसे लक्षण जो हमें मिले हैं और हमारे से अगली पीढ़ी जो हमारे बच्चे होंगे उसमें जाएंगे, तो ऐसे लक्षणों को कहते हैं दोस्तों वंशानुगत लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 जो विकार है, 4 जो रोग है, उसमें से सही वंशानुगत रोग कौन सा है, यहाँ पे सही आंसर पूछा है। तो पहला देखिए दोस्तों ADHD, ये तो ध्यान से संबंधित विकार है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ये इस सही जो पहला ऑप्शन है इसको सही मान रहे हैं कि ये वंशानुगत है, हमने इसके अंदर देखा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, मान लीजिए आपके कोई तनाव हो, आपके कोई दबाव या टेंशन हो दिमाग के अंदर, और जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो क्या होता है कि आपका ध्यान नहीं लग पाता है, और ऐसी जो आपके तनाव या प्रेशर है काफ़ी लंबे टाइम तक जब आपके साथ रहता है तो आपका ध्यान एक तरह से भंग हो जाता है, आप किसी भी चीज़ में सही तरीके से एकाग्र नहीं हो पाते। और यही तो दोस्तों ADHD होता है, ध्यान से संबंधित विकार होता है। तो यहाँ पे वंशानुगत का कोई रोल ही नहीं है। दूसरा देखिए दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया, और तीसरा ऑप्शन है पार्किंसंस रोग। मेनली जो डाउटफुल ऑप्शन है वो दो ही है, फिनाइल कीटोन्यूरिया और दूसरा है दोस्तों पार्किंसंस रोग। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सही आंसर तो वैसे दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया ही होने वाला है। हालांकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऑब्जेक्शन उठाएंगे इसके अंदर कि नहीं इसका सही आंसर पार्किंसंस रोग होगा। तो दोस्तों इसको हम स्पष्ट कर देते हैं। पहले हम देखते हैं पार्किंसंस रोग, ये जो तीसरा ऑप्शन है वो क्यों नहीं है। तो देखिए दोस्तों पार्किंसंस रोग है ये बुजुर्गों के अंदर रोग होता है। मेनली जो 60 साल से अधिक वाले हैं, 60 वर्ष की जब उम्र हो जाती है तब ये रोग होता है, और ये अमेरिका के अंदर ज़्यादा देखा गया है। इस रोग के अंदर क्या होता है, आप भी अपने आसपास में
बुजुर्ग व्यक्तियों को देख सकते हो। हालांकि ये दोस्तों 100-200 में से एक लोग को होता है, किसी एक बुजुर्ग को होता है। उसमें क्या होता है कि इसके जो बुजुर्ग है उसके हाथ पैर काम नहीं करते, हालांकि पूरी तरीके से काम करते हैं, लेकिन क्या होता है उसके अंदर कंप-कपी होती है। जैसे आप उसको कोई भी हाथ के अंदर जैसे कप, चाय का कप भी दे दिया या खाने की कोई भी चीज़ दे देते हो हाथ में, तो उनके हाथ ऐसे कांपते हैं, उनके पैर भी ऐसे कांपते हैं, वो ठीक तरह से चल भी नहीं पाते हैं। और ये जो विकार है मेनली बुजुर्गों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों इसका जो मेनली अभी कारण है वो वैज्ञानिकों या जो डॉक्टर है जो शोध कर रहे हैं इसके ऊपर, उनको भी अभी पता नहीं लगा इसका सही कारण क्या हो सकता है। तो ये वंशानुगत रोग नहीं कर सकते हम इसको। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया है, वो राइट आंसर क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर दोस्तों आपको पता ही होगा 46 गुणसूत्र होते हैं। जो 12वां गुणसूत्र होता है उसका जो जीन है, जो 12वां गुणसूत्र है उसका जीन है, उसमें क्या होता है, वो जीन दोस्तों फिनाइल, जो फेनिल एलेनिन है उससे क्रिया कर लेता है। जो 12वां गुणसूत्र है हमारा, वो उसका जो जीन है, गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं दोस्तों, और वो जीन क्या होता है, फेनिल जो एलेनिन है, जो एक तरह से उससे क्रिया कर लेता है। ठीक है, फेनिल एलेनिन से क्रिया कर लेता है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह से एमिनो अम्ल होता है फेनिल एलेनिन। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, बच्चे जो पैदा होते हैं, फेनिल एलेनिन की जब देखिए कमी हो जाएगी, फेनिल एलेनिन की जब कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 12वें गुणसूत्र का जीन है इससे प्रतिक्रिया कर लेता है, प्रतिक्रिया करने से फेनिल एलेनिन की कमी हो जाती है अमीनो अम्ल की, और उसके कारण क्या होता है, बच्चों के अंदर मानसिक विकार हो जाता है, मानसिक मंदता आती है, अर्थात बुद्धि, उनकी जो दिमाग है वो कम विकसित होता है। तो ये दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया से जो है ये गुणसूत्र से संबंधित रोग है, गुणसूत्र से, और जो गुणसूत्र से संबंधित रोग होते हैं वही दोस्तों वंशानुगत रोग होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर इसका सेकंड ही होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है जो डाउटफुली बना हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। मेनली दोस्तों ये क्वेश्चन से सभी के मन में डाउटफुली बना हुआ है, और बच्चे बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। हालांकि कुछ मान रहे इसका सही आंसर कल्पना होगा, कुछ मान रहे तर्क होगा, लेकिन दोस्तों अभी भी ये डाउटफुली बना हुआ है, क्योंकि आप जिस किसी अवस्था के अंदर इसके चारों ऑप्शन वो लागू करना चाहो, आपको ऐसा लगता है कि ये तो बाल्यावस्था के अंदर सारे ऑप्शन लागू हो रहे हैं, किसी को लगता है ये तो किशोरावस्था के अंदर लागू हो रहे हैं, तो ये दोस्तों डाउटफुली बने हुए हैं। हालांकि हम अपने तर्क के साथ इनके आंसर सही दे देते हैं दोस्तों, चारों ऑप्शनों को आपको समझा देते हैं। हालांकि इसका सही आंसर है, जो फाइनल आंसर की आएगी आरबीएसई ही इसका सही आंसर डिसाइड करेगी। हालांकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले अभी भी डाउटफुली है, कोई अपना अभी भी बोल रहा है कि इसका सही आंसर कल्पना होगा, कोई बोल रहा है इसका सही आंसर तर्क होगा, और बहुत सारे बच्चों ने पूर्व अनुभव भी किया है। लेकिन दोस्तों हम अपने हिसाब से इसका सही आंसर क्या मान सकते हैं तो वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों पूर्व अनुभव क्या होता है, बच्चे को जो भी अनुभव अपने परिवार से या आस पड़ोस से, जो भी पड़ोसी है उनसे, जो भी या रिश्तेदार है, दोस्त है, उनसे जो अनुभव मिलता है बच्चे को, उस अनुभव का वो किस तरह अपने जीवन के अंदर प्रयोग करता है। अगर हम थोड़ा पीछे चले तो आपने ब्रूनर का सिद्धांत देखा होगा। ठीक है, ब्रूनर के सिद्धांत में दोस्तों ब्रूनर ने साहब का ये बोला है कि जो बच्चे हैं अपने परिवार के अंदर जो भी सीखते हैं, जो भी वो अनुभव लेते हैं, जब वो विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप देखिए विद्यालय में प्रवेश करने वाली अवस्था कौन सी होती है, बाल्य अवस्था। और बाल्य अवस्था के अंदर जब वो विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो ब्रूनर ने ये बोला है कि बच्चा अपने पूर्व अनुभव को साथ लेकर आता है, वो उसका यूज करता है। तो बाल्य अवस्था के अंदर दोस्तों पूर्व अनुभव तो होते हैं, ये ब्रूनर के अनुसार अगर हम देखें तब। ठीक है दोस्तों, इसका पहला आंसर देखिए पूर्व अनुभव क्यों नहीं हो सकता वो हमने देख लिया है। अब देखिए दूसरा प्रतिबिंबन। अब प्रतिबिंबन क्या होता है दोस्तों, आपने जीन पियाजे का सिद्धांत देखा होगा, पढ़ा होगा अच्छी तरह से। उसके अंदर देखिए दोस्तों जब बच्चे की 18 माह से लगभग वो 24 माह के बीच का रहता है, तब उसके अंदर 18 माह के अंदर ही उसके अंदर प्रतिबिंब का निर्माण, बिंब का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। इससे पहले दोस्तों बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ आप लाते हो तभी वो पहचान पाता है, लेकिन इसके बाद में जब 18 माह का हो जाता है तब उसके दिमाग में प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाता है। अब आप बच्चे के सामने अगर बोलते हो, बच्चा अगर किसी अपनी माँ को भी जानता है, तो उसका जो माँ का प्रतिबिंब है, उसका जो चित्र है, वो बच्चे के दिमाग में प्रिंट होना शुरू हो जाता है 18 माह की उम्र में, 18 माह की उम्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण तो आपके सामने शेषावस्था के अंदर ही शुरू हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों कल्पना, मेनली कल्पना और तर्क है, इसके अंदर ही डाउटफुली बच्चे बने हुए हैं। कल्पना के अंदर देखें तो ज़्यादातर बच्चे कल्पना अभी इसको सही आंसर मान रहे हैं। अगर देखिए दोस्तों इसमें कल्पना ही सही आंसर होगा,
और तर्क क्यों नहीं होगा, तो तर्क को देखते हैं दोस्तों। जो बाल्य अवस्था है वैसे भी तार्किक चिंतन की अवस्था है, इसके अंदर बच्चा तर्क करता है किसी भी चीज़ को लेकर। आप किसी बच्चे को जो बाल्य अवस्था के अंदर है उसको झूठ नहीं बोल सकते कि आप ये, या मान लीजिए उसके सामने कोई लड़की जा रही है, आप उसको झूठ नहीं बोल सकते कि ये तेरी सगी बहन है। वो उसको देखकर तर्क के साथ आपको बोल देगा कि ये मेरी बहन क्यों नहीं है, ठीक है। या कोई भी चीज़ है उसके सामने तो वो तर्क कर सकता है उसके ऊपर। और अगर हम कल्पना की बात करें तो दीवा स्वप्न आपने नाम सुना होगा। वो टर्म मेनली किशोर अवस्था के अंदर होती है, जिसके अंदर जो है किशोर कल्पना के अंदर दीवा स्वप्न के अंदर खोया हुआ रहता है, जागता हुआ भी स्वप्न देखता है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे अभी भी बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था के अंदर भी तो कल्पना कर सकता है, बच्चा जब पढ़ाई करता है तो कल्पना भी तो कर सकता है ना। लेकिन दोस्तों इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस अभी डाउटफुली बना हुआ है। अगर आप इनको ऑप्शन को सही तरीके से लागू करना चाहो तो आपको सारे ऑप्शन बाल्यावस्था के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अभी ये डाउटफुली बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर कल्पना हो सकता है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। अब ये भी एक डाउटफुली क्वेश्चनों में से एक है। इसका हालांकि सही आंसर देखिए दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर वैसे जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, इसको सही माना गया है। लेकिन अगर दोस्तों हम वायोगत्स्की का सिद्धांत देखें, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, उसके अंदर उसने साफ कहा है कि एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास खेल के मैदान में सर्वाधिक होता है। जब बच्चा खेलता है तो उसके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं और बच्चा खेलते टाइम अपने दिमाग में जो भी तनाव वगैरह रहता है वो भी भूल जाता है। तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास वो सबसे ज़्यादा खेल के मैदान में होता है। तो एक तरह से ये आंसर भी हमें सही लग रहा है। और बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले अभी भी इसका आंसर दे रहे हैं वर्दी और विकास का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन। अब देखिए दोस्तों 3 ऑप्शन तो ऑलरेडी सही बोल चुके हैं, तो चौथा ऑप्शन भी किसी ने सही कर दिया होगा। फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम भी कोई मान नहीं रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन है जो डाउटफुली बना हुआ है। हालांकि हम अपनी तरफ से देखें तो इसके अंदर हम सही आंसर इसका थर्ड मान रहे हैं, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत। दोस्तों आप भी कमेंट करिए कि इसका सही आंसर आपने क्या माना है। हालांकि दोस्तों आप ये नहीं करिए कि ये जो आपने किया है वो ही ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, डाउन संलक्षण का कारण है। दोस्तों इसको हम आपको सही तरीके से और स्पष्ट तरीके से आपको समझाने वाले हैं। तो इस पर थोड़ा हम देखिए दोस्तों टाइम लगाएंगे, क्योंकि इसका सही आंसर है वो क्या हो सकता है। वैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो डाउटफुली 2 ऑप्शन है, एक तो सेकंड वाला त्रिगुणसूत्रता 21 और दूसरा दोस्तों थर्ड ऑप्शन जिसके अंदर XY गुणसूत्र लिखा हुआ है। तो ये डाउटफुली ऑप्शन है आपके। तो सबसे पहले हम इसको देखने से पहले हम देख लेते हैं जो मनुष्य होता है दोस्तों, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 44 जोड़ी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं और 2 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। इसको दोस्तों आप समझिए ताकि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों टोटल गुणसूत्र हमारे अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। इसमें से 44 मतलब 44 को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 22 जोड़ी का मतलब हो गया डबल, 22 + 22 मतलब 44 हो गए ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 22 जोड़ी होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कायिक गुणसूत्र, ऑटोनोमस गुणसूत्र। और दूसरे होते हैं दोस्तों 2 गुणसूत्र आपके होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र, 2 जोड़ी होते हैं लिंग गुणसूत्र, 2 जोड़ी होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। आप देखिए इधर आइए दोस्तों, अब जो मेल है, मेल के अंदर क्या अंतर होता है, जो पुरुष है उसके अंदर कौन से गुणसूत्र अलग होते हैं, फीमेल के अंदर कौन सा गुणसूत्र अलग होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम मेल की बात करें, एम यानी मेल यानी पुरुष, तो उसके अंदर देखिए दोस्तों 22 जोड़ी तो ये रहेंगे कायिक गुणसूत्र, 22 + 22 हम ऐसे लिख देते हैं 22 जोड़ी। और 2 जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र है वो मेल के अंदर होता है दोस्तों X और Y, ठीक है। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है 22 जोड़ी तो कायिक गुणसूत्र, और जो लिंग गुणसूत्र है वह XX होता है, XX। यहाँ पे अंतर आप समझ सकते हो, मेल के अंदर Y है, फीमेल के अंदर X है, ये अंतर मेनली होता है, ठीक है, लिंग गुणसूत्र के अंदर। अब देखिए दोस्तों टोटल गुणसूत्र आप देख सकते हो 22 जोड़ी का मतलब हो गया 44, यहाँ पर भी 22 जोड़ी का मतलब 44, तो टोटल गुणसूत्र हो गए दोस्तों 46, इसके अंदर भी 46। अब यहाँ पे जो 22 जोड़ी है, जो टोटल 22 गुणसूत्र है, वो हर गुणसूत्र डबल होता है। जैसे आप बोल सकते हो कि पहले नंबर का गुणसूत्र,
तो पहले नंबर का गुणसूत्र 1 नहीं होगा, अब यहाँ पे 2 होंगे। इसी तरह दूसरे नंबर का गुणसूत्र भी डबल होगा, तीसरा भी डबल होगा। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अंदर त्रिगुणसूत्रता पाई जाती है, द्विगुणसूत्रता, सॉरी दोस्तों, द्विगुणसूत्रता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक गुणसूत्र डबल है, मतलब द्विगुणसूत्रता पाई जाती है। आप देखिए ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि त्रिगुणसूत्रता 21, जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन जिसको हम सही मान रहे हैं कि त्रिगुणसूत्रता 21, तो ये सही क्यों है इसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, त्रिगुणसूत्रता का मतलब है, वैसे डबल तो होते ही हैं प्रत्येक गुणसूत्र, लेकिन यहाँ पर बोला है कि 21 वाला जो गुणसूत्र है, मेनली 21 वाला, देखिए दोस्तों सभी गुणसूत्र डबल जब हो रहे हैं तो 21 वाला भी डबल होगा, मतलब हमारे अंदर द्विगुणसूत्रता तो ऑलरेडी होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहे कि त्रिगुणसूत्रता, मतलब यहाँ पे आपके एक और बढ़ाया जा रहा है गुणसूत्र, तो यह कहने का मतलब है त्रिगुणसूत्रता 21, इसका कहने का मतलब यह है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो 21 वाला गुणसूत्र है, इसमें कहा जाता है डाउन संलक्षण का ये एक सिंड्रोम है। ठीक है दोस्तों, जब ये कायिक गुणसूत्र, एक गुणसूत्र जब बढ़ जाता है, 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है, जो जिसे हम कायिक गुणसूत्र भी बोलते हैं, जब वो एक संख्या में बढ़ जाता है तो डाउन सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर बच्चा जो मंदबुद्धि बालक है वो होता है, जिसके अंदर बालक है, जो जिसके अंदर ये डाउन सिंड्रोम होता है, 21वें गुणसूत्र की एक संख्या अधिक आ जाती है, 2 तो मेनली सभी के अंदर रहती है, लेकिन जब एक ज़्यादा में आ जाता है तो बच्चा मंदबुद्धि वाला होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कायिक गुणसूत्र से संबंधित डाउन सिंड्रोम। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है जो डाउटफुल है, उसको हम देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है XXY। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिंग गुणसूत्र की बात हुई है। अभी हमने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे XY और XX यहाँ पे लिंग गुणसूत्र है। आप समझ सकते हो डाउन सिंड्रोम कायिक गुणसूत्र के अंदर होता है, जबकि लिंग गुणसूत्रों के अंदर ये जो सिंड्रोम है इसको बोलते हैं दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर आपने नाम सुना होगा जो तीसरा लिंग होता है, तीसरा लिंग क्यों, जिसे आप दोस्तों बोलते हो हिजड़े, तो वो इसके अंदर आते हैं। इसमें देखिए दोस्तों मेनली हमने आपको अभी समझाया था कि XY क्या होता है पुरुष के अंदर, तो यहाँ पर देखिए XY ऑलरेडी है, और महिला के अंदर होता है XX, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों XX भी है। इसके अंदर देखिए दोनों मिल गए, महिला भी मिल गई, पुरुष भी मिल गया, तो क्या होगा फिर दोस्तों आप समझ सकते हो। तो इसके जो लक्षण है, जो ऐसे पुरुष होते हैं मेनली ये, तो ऐसे पुरुष क्या होते हैं जिसके अंदर महिलाओं के लक्षण होते हैं, पुरुष के लक्षण भी होते हैं, महिलाओं के लक्षण भी होते हैं, तो वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसका रीजन ये है। तो दोस्तों इसीलिए तीसरा ऑप्शन है वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे आप। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसके अंदर डाउटफुली जो बने हुए हैं। एक तो तीसरा ऑप्शन प्राप्तांकों की बारंबारता, और चौथा ऑप्शन है गणना की समरूपता। तो यहाँ पे ये डाउटफुली बना हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, हमारी तरफ से अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा बारंबारता, प्राप्तांकों की बारंबारता। और क्यों, तो उसको भी हम रीजन से आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि प्राप्तांकों की बारंबारता, इसको तो हम सही मान रहे हैं, लेकिन जो ऑप्शन हम गलत मान रहे हैं पहले हम उसको स्पष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है गणना की समरूपता, ये गलत क्यों है, तो यहाँ पर इसको समझने से पहले दोस्तों आपको मैथ्स के अंदर जाना होगा। नॉर्मली मैथ्स आपको आती ही होगी अभी, क्योंकि रीड के अंदर ही जो आती है, तो उसको हम एक टर्म है जिसे आपने नाम सुना होगा समरूपता और सर्वांग समता, ये 2 टर्म आपने सुनी होगी, तो उसको ही हम स्पष्ट करने वाले हैं। समरूपता का मतलब क्या होता है दोस्तों, समरूपता, जैसा कि इसका नाम ही है समरूपता, और दूसरा है सर्वांग समता। सर्वांग समता की कोई संख्या है दोस्तों 30, कोई संख्या 30 है। अगर मैं बोलूँ वापस आपको बारंबार, दूसरी बार भी कोई एग्जाम है, मान लीजिए दोस्तों किसी एग्जाम के अंदर, किसी टेस्ट के अंदर बच्चे के 30 नंबर आए हैं, और वही क्वेश्चंस अगर उसको वापस दिए जाए कुछ टाइम बाद में, 1 या 2 दिन बाद में, जब भी उसका टेस्ट उन्हीं प्रश्नों का लिया जाता है, तो उसके वापस 30 में से 30 जब नंबर आते हैं, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं सर्वांग समता। मतलब पहले भी 30 आए थे, दूसरी बार भी 30 आ रहे हैं। जबकि समरूपता में क्या होता है दोस्तों, 30 नंबर मान लीजिए पहले टेस्ट में आए, पहली बार जब टेस्ट लिया, दूसरी बार जब टेस्ट लिया तो 30 नंबर भी आ सकते हैं और 15 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है समरूपता का मतलब। समरूपता में बराबर भी हो सकता है और उसका आधा अनुपातिक भी हो सकता है।
जबकि सर्वांग समता के अंदर समान ही नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सही ऑप्शन देख सकते हो कि बारंबारता का मतलब क्या होता है, बार बार वही आना। अगर बार बार वही आना तो इसको बोलते हैं बारंबारता। अब देखिए आप विश्वसनीयता इसमें देख सकते हो, किसके अंदर विश्वसनीयता है। अगर यहाँ पे आप देखो तो जब तीसरा वाला टेस्ट सेम प्रश्नों का तीसरा टेस्ट लिया तो केवल 15 नंबर आए, जबकि यहाँ पर पहले के अंदर 30 आए हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ नंबरों का कितना अंतर है। तो इसीलिए दोस्तों हम इसका सही आंसर जो तीसरा ऑप्शन है प्राप्तांकों की बारंबारता वो सही मान रहे हैं। हालांकि दोस्तों फाइनल आंसर की जब आ जाएगी तो इसका सही आंसर आपको पता लग जाएगा। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं वो इसका चौथा आंसर ही सही मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमने आपको ये तर्क के साथ आपके सामने ये उत्तर पेश किया है। अब देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस तो हमने देख ही लिए हैं दोस्तों। आगे 7वां क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो डाउटफुली ऑप्शन है उनकी बात करेंगे। एक तो दोस्तों डाउटफुली ऑप्शन है आपके ड्राई मेन टेस्ट और चौथा है MMPI। तो यहाँ पे ये डाउटफुली ऑप्शन बने हुए हैं। हालांकि दोस्तों अगर हम देखें तो जो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन है ये तो आपके TAT, SCT और MPI, ये दोस्तों आपके व्यक्तित्व की जो प्रक्षेपण विधि है उनके दो मेनली, एक तो TAT और दूसरा दोस्तों SCT, ये तो आपके प्रक्षेपण का ही भाग है। देखिए दोस्तों जो व्यक्तित्व मापन की 2 विधियाँ आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी, एक तो प्रक्षेपण विधि, दूसरी अप्रक्षेपण विधि। तो प्रक्षेपण विधि का जो भाग है जो अचेतन मन से डायरेक्ट संबंधित होती है, तो उसके अंदर तो देखिए दोस्तों आपके 2 ऑप्शन TAT और SCT ये वाले ठीक लग रहे हैं। लेकिन अगर हम अप्रक्षेपण विधि की बात करें तो जो आपने प्रश्नावली विधि सुनी होगी, प्रश्नावली जो एक तरह से आत्मनिष्ठ परीक्षण की विधि थी अप्रक्षेपण की, उसके अंदर दोस्तों MMPI आता है। अगर सही तरीके से देखें तो यहाँ पे MMPI भी प्रक्षेपीय परीक्षण का भाग नहीं है। और अगर हम ड्राई मेन की बात करें तो ये दोस्तों मेनली बुद्धि का एक परीक्षण माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये डाउटफुली अभी भी बना हुआ है। हालांकि इसका चौथा ऑप्शन भी लग रहा है, और यहाँ पे जो मेनली ऑप्शन अभी जो बताया जा रहा है ड्राई मेन टेस्ट, इसको सही मान सकते हैं हम, क्योंकि ये जो 3 टेस्ट है ऊपर वाले, ये जो एक तो TAT है, SCT है और MMPI, ये व्यक्तित्व से संबंधित है, जबकि ड्राई मेन है ये बुद्धि से संबंधित है। तो इसको दोस्तों हम ड्राई मेन को सही मान सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें MMPI भी लग रहा है। ठीक है, अब देखते हैं फाइनल आंसर की में क्या होता है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें जो डाउटफुली ऑप्शन माने जा रहे हैं तो सतत विकास का सिद्धांत और दूसरा समान प्रतिरूप का सिद्धांत है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो हमें सही ऑप्शन लग रहा है वो तीसरा ऑप्शन सही लग रहा है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। क्योंकि दोस्तों आप प्रश्न के अंदर अंतर समझ सकते हो, यहाँ पर 2 व्यक्तियों में बराबर, यहाँ पे 2, देखिए ध्यान से प्रश्न को समझिए, यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सही तरीके से प्रश्न को देखें तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों में तुलनात्मक रूप से बताया गया है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ठीक हो सकता है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे अभी जो कोचिंग सेंटर वाले बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सतत विकास का सिद्धांत किया है, हालांकि वो भी ठीक हो सकता है। दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आंसर की आएगी क्या, उसमें सही आंसर बोर्ड वाले क्या मानते हैं, अगर जो आंसर आपने सही होगा वो आपका, जो बोर्ड वाले जो मानेंगे वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप टेंशन ना लीजिए, अभी हम अपने तर्क के बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि आपने अभी देखा है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो डाउटफुली बने हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे 2-3 पर्सन तो ऐसे थे जिसके अंदर 3-3 जो ऑप्शन है वो ठीक लग रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा जो ये पेपर है जिसमें क्वेश्चंस डाउटफुली बने हुए हैं, तो अभी आप नो टेंशन रहिए। हालांकि जो बोल रहे हैं ना मेरिट हाई जाने वाली है, तो ऐसे जो अभी 13-14 क्वेश्चंस बैठे हैं जो अभी ऊपर वालों को नीचे लेके आएंगे, नीचे वालों को ऊपर लेके आएंगे, तो अभी आप मेरिट की भी चिंता ना रखिएगा। अब देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों आपके सही ऑप्शन होगा 30:1 डी वाला। हालांकि देखिए दोस्तों वैसे RTE के अंदर ये नियम है कि जब 60 बच्चे रहते हैं प्राथमिक विद्यालय के अंदर, जब 60 बच्चे रहते हैं तो अनुपात रहता है हमेशा टीचर का 60:2, मतलब 60 बच्चों पर 2 टीचर तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर बच्चों की संख्या 29 भी हुई, मान लीजिए अगर बच्चों की संख्या 28 भी हुई,
तो अभी प्राथमिक विद्यालय के अंदर 2 टीचर तो रहने ही वाले हैं, 2 टीचर तो रहने ही वाले हैं। और जब बच्चों की संख्या 200 तक पहुंच जाती है तब ये अनुपात 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जब 40 बच्चे हो तो उनके ऊपर 1 टीचर तो होना ही चाहिए, उनको पढ़ाने वाला विद्यालय के अंदर कम से कम 1 टीचर तो होना ही चाहिए। तो अगर दोस्तों हम सही तरीके से देखें तो इसके अंदर जो सही आंसर है आनुपातिक तौर पे 30:1 लग रहा है, 30:1 वाला सही आंसर लग रहा है। अब देखिए लास्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है और भी वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान आधार किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो सकता है, अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा, सामाजिक, आर्थिक स्तर। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर आपके होगा अध्यापन शैली का, जो मनोविज्ञान से संबंधित है। मनोविज्ञान मतलब एक बच्चे के मन को समझना, शिक्षण का मतलब यही है जो अध्यापक बच्चे के मन को समझ लेता है और उसी की तरह वो अध्यापन कार्य करवाया जाता है और उसी की तरह वो शिक्षण विधियों का यूज करता है कि किस बच्चे को हमें किस तरीके से बढ़ाना है। तो मिक्स रूप से वो शिक्षण विधियाँ अपनाता है। अर्थात एक टीचर की अध्यापन शैली शिक्षण है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावी बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर आप अध्यापन शैली को मान सकते हो। हालांकि बहुत सारे बच्चे अभी भी विषय वस्तु को सही आंसर मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन अध्यापन शैली लग रहा है, क्योंकि यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप से क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक आधार। दोस्तों अगर आपको ये देखिए इसके अंदर अध्यापन शैली वाला सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के भी शेयर में कीजिए। और आगे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और भी है जो डाउटफुल ही है, वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आप उसकी लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।